Dear students of class 11th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप जानते हैं हम गैसियस स्टेट डिस्कस कर रहे हैं। कल के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स गैस इक्वेशन पे सॉल्व की। मुझे उम्मीद है कि आपने उन्हें अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा और प्रैक्टिस भी की होगी। तो आज हम दो लॉज, छोटे छोटे लॉज पढ़ेंगे। एक है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, और दूसरा जो है वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। एक्चुअली ये दोनों लॉ जो हैं ये हमारे सिलेबस में एज पर सिलेबस नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में, मगर मैं फिर भी ये ज़रूरी समझता हूँ कि इन दोनों लॉज के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दूँ। बड़े सिंपल लॉज हैं। जहाँ तक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का ताल्लुक है तो ये लॉ कहता है, मैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो स्टेटमेंट से ही आप आसानी के साथ इंशाल्लाह इसको समझ जाएंगे। इफ टू आर मोर गैसेस, आप लिखिए, इफ टू आर more gases if two or more gases which do not react chemically, are enclosed in a vessel, the total pressure exerted by the gaseous mixture, the total pressure exerted by the gaseous mixture is equal to sum of all the partial pressures, is equal to sum of all the partial pressures that each gas would exert, when present alone in the same vessel, at the same temperature. ये स्टेटमेंट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। तो आप देख लीजिए ये स्टेटमेंट क्या कहता है। इफ टू और मोर गैसेस which do not react chemically are enclosed in a vessel, the total pressure exerted by the gaseous mixture is equal to the sum of all the pressures that each gas would exert
when present alone in the same vessel at the same temperature। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, एक बात जो आप जानते हैं कि जब हम गैस को किसी भी कंटेनर में रखते हैं, गैस की प्रॉपर्टी ये है कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं दे कॉन्स्टेंटली कोलाइड विद द सरफेस ऑफ द कंटेनर, विद द सरफेस ऑफ द वेसल। और जब वो इसके साथ कोलाइड करते हैं कॉन्स्टेंटली, तो उसी वजह से ये गैस जो है इट एक्सर्ट्स प्रेशर। तो इसका मतलब है कोई भी गैस आप किसी भी कंटेनर में ले लीजिए, ये प्रेशर एक्सर्ट करता है। जैसे आप किसी बैलून में हवा भरते हैं, तो हम देख रहे हैं कि जो बैलून है इट गोज ऑन एक्सपेंडिंग। आप इसमें जितना ज़्यादा हवा भरते हैं ये एक्सपेंड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जितना आप हवा भरेंगे उतना ही ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा इंटरनल सरफेस पे, उतना ही ज़्यादा ये बैलून एक्सपेंड हो रहा है। और फिर कभी कभी अगर आप एयर ज़्यादा भर देंगे तो फिर वॉल्स ऑफ द बैलून जो होते हैं वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से फट जाता है। तो पहली बात जो आप जानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाता है वो उस बर्तन पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, यहाँ पर जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, इसमें हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं, एक ही गैस की बात नहीं। अगर हम एक ही कंटेनर में एक से ज़्यादा गैस लेंगे, मिक्सचर ऑफ गैसेस लेंगे, तो जाहिर सी बात है जब एक गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है तो जब मिक्सचर होगा तो वो मिक्सचर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। क्योंकि सारे गैसेस जो हैं वो केमिकली नॉन रिएक्टिव हैं, वो रिएक्शन नहीं करते। दैट मीन्स अगर हम उनका मिक्सचर एक साथ लेंगे, वो एक कंटेनर में रहेंगे और वो एक दूसरे के साथ मिलकर कोई कंपाउंड नहीं बनाएंगे। तो सारे गैसेस जो हैं वो अपना अपना काम करेंगे, हर गैस प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जो प्रेशर एक गैस एक्सर्ट करता है वो उसका प्रेशर हो गया, उसको हम उसका पार्शियल प्रेशर कहेंगे। दूसरा गैस जो है वो अपने हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो उसका पार्शियल प्रेशर हो गया। तीसरा गैस अपने हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वो उसका पार्शियल प्रेशर हो गया। तो ये सारे गैसेस जो हम किसी कंटेनर में लेते हैं, ये सारे के सारे अपने अपने हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। अब ये जो वॉल ऑफ द कंटेनर है, टोटल पे कितना प्रेशर इस पे एक्सर्ट होता है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, कि टोटल प्रेशर जो इस कंटेनर पे मिक्सचर ऑफ गैसेस की वजह से एक्सर्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द प्रेशर्स एक्सर्टेड बाय ईच इंडिविजुअल गैस। यानी हर गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, उसका प्रेशर, फिर दूसरे गैस का प्रेशर, फिर तीसरे गैस का प्रेशर, इस प्रेशर को ऐड कीजिए, टोटल पे जो प्रेशर आएगा उतना प्रेशर एक्सर्ट होता है ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो वो जो इंडिविजुअल गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। बस इतना सा है डाल्टन्स लॉ। फिर से आप पढ़िए, if two or more gases which do not react chemically are enclosed in a vessel, the total pressure exerted by the gaseous mixture, फिर से देख लीजिए, the total pressure exerted by the gaseous mixture is equal to the sum of all the partial pressures that each gas would exert। तो यहाँ से मैं थोड़ी explanation मजीद दूंगा। that each gas would exert when pressure alone, when present alone in the same vessel at the same temperature। तो ये बात आप इस तरह समझ जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो गैस है इसका वॉल्यूम जो है दैट इज़ 1 लीटर। कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है और इसमें एक गैस है, सपोज गैस ए, ठीक है ना। ये गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस कंटेनर पे वो हम मेजर करेंगे बाय मीन्स ऑफ ए मानोमीटर। वो आप जानते हैं इस तरह से। सपोज यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, ये गैस जो प्रेशर एक्सर्ट करता है गैस ए, लेट दिस प्रेशर इज इक्वल टू P1, ठीक है ना, या आप इसका नाम PA भी रख सकते हैं। इसी तरह से एक और वेसल है, उसका वॉल्यूम भी इतना ही है 1 लीटर, उसका वॉल्यूम भी 1 लीटर है
और उस 1 लीटर वेसल में दूसरा गैस है, उसका नाम बी है। तो ये गैस जो होगा ये भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, है ना। तो इसका प्रेशर जो है वो भी हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए मानोमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है, गैस बी जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेट दैट प्रेशर इज इक्वल टू P2। तो इसी तरह से अगर हम चाहेंगे तो तीसरा कंटेनर ले लीजिए, उसमें एक और गैस ले लीजिए, गैस सी, और फिर देखिए उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो भी 1 लीटर होना चाहिए, गैस सी इसमें है। और ये जो गैस सी है इट विल आल्सो एक्सर्ट प्रेशर, और वो प्रेशर जो हम मानोमीटर के साथ के ज़रिए वो भी हम मेजर करेंगे। तो मान लो ये गैस जो है ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है, लेट इट इज इक्वल टू P3, ठीक है ना। अब ये अलग अलग हमने 3 गैस लिए, 3 कंटेनर्स में, तीनों का वॉल्यूम बराबर है 1 लीटर। अब अगर हम एक और चौथा कंटेनर लेंगे और उस कंटेनर का वॉल्यूम भी यही 1 लीटर होगा, उस कंटेनर का वॉल्यूम जो है दैट इज अगेन 1 लीटर। और हम क्या करेंगे, इस नए इस कंटेनर में हम इन तीनों गैसों को ए, बी और सी, यानी जो ये गैस ए जो है ये हम सारा ट्रांसफ़र करेंगे इस कंटेनर में, और फिर सारा बी, फिर सारा सी, तीनों गैसेस जो हैं इनको हम इस एक कंटेनर में लेंगे जिसका वॉल्यूम 1 लीटर है। तो अलग अलग आप देखेंगे, अब इस वक्त जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, ये गैसेस जो थे जो अलग अलग प्रेशर एक्सर्ट कर रहे थे, सपोज यहाँ पर जो हमने P1 रखा, लेट दिस P1 इज इक्वल टू 50 millimeters of mercury, let P2 is equal to 100 millimeters of mercury, इसी तरह से P3 is equal to सपोज 200 millimeters of mercury, ठीक है ना। जब हम इन तीनों गैसेस को इस एक ही कंटेनर में लेंगे, फिर यहाँ पर आप प्रेशर नोट कीजिए, तो टोटल प्रेशर जो होगा इस मिक्सचर ऑफ गैसेस का, ए, बी और सी का, प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, इट विल बी इक्वल टू टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल प्रेशर P टोटल, दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, क्योंकि ए का पार्शियल प्रेशर जो है सपोज PA दैट इज इक्वल टू P1, बी का पार्शियल प्रेशर जो है, यहाँ पर तो पी का ए का प्रेशर है, प्रेशर ड्यू टू ए, प्रेशर ड्यू टू बी, प्रेशर ड्यू टू सी। तो जब ये तीनों यहाँ पर होंगे ए बी, तो मिक्सचर बन गया, टोटल पर जो प्रेशर एग्जिट होगा वो आधा प्रेशर ए की वजह से होगा, उसको PA नाम दिया पार्शियल प्रेशर पे, आधा प्रेशर बी की वजह से एग्जिट होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, आधा प्रेशर सी की वजह से एग्जिट होगा दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो यहाँ पर जो अलग अलग रह के जो ये प्रेशर एग्जिट करते थे P1 P2 P3, यहाँ पर भी इतना ही प्रेशर एग्जिट करेंगे। PA जो है यानी गैस A जो है इट विल एक्सर्ट प्रेशर इक्वल टू P1, B इक्वल टू P2, C इक्वल टू P3। तो इस तरह से टोटल प्रेशर जो होगा, क्योंकि P1 को हमने 50 mm के बराबर रखा, P2 को 100 mm के बराबर, P3 को 200 mm के बराबर, इस तरह से यहाँ पर जो टोटल प्रेशर एग्जिट होगा दैट विल बी 350 mm ऑफ मरकरी। तो यही है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब आप समझ गए होंगे कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है। दो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये बात आपको आगे जाके काम आ जाएगी कि टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर is equal to sum of the partial pressures of the gases when enclosed in the vessel, when enclosed in a single vessel, and that pressure will be equal to sum of particles enclosed in the vessel having the same volume alone. तो इस तरह से ये एक लॉ है। फिर हमारे पास दूसरा लॉ है दैट इज कॉल्ड एज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इससे हम ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन भी कहते हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड और ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ठीक है ना। ये लॉ जो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ये अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले आपको ये दो टर्म्स जो हैं डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इनको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है। डिफ्यूजन का मतलब हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस,
जब गैस इंटरमिक्स होता है, सेपरेट होता है, द सेपरेट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस थ्रू आउट द अवेलेबल स्पेस, सेपरेट ऑफ molecules of the gas throughout the available space, throughout the available space। या हम इसकी बहुत सारी और डेफिनेशन भी लिखते हैं। सपोज हम लिखते हैं मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मिसाल के तौर पर आप अगर कहीं कमरे में एक कोने पे अगरबत्ती जलाते हैं, वहाँ से जो धुआं है वो निकल के सारे कमरे में फैल जाता है, हम कहते हैं कि डिफ्यूजन हो गया। उसके बरक्स जो इफ्यूजन होता है, इफ्यूजन क्या है? ये भी ऐसी ही प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो गैस होता है तो वो गैस अंडर हाई प्रेशर एस्केप हो जाता है फ्रॉम एन ऑरिफाइस या फ्रॉम ए होल। मिसाल तौर पर सिंपल सी बात है, जिस वक्त किसी गाड़ी के टायर में पंक्चर हो जाता है तो जहां पर उस छोटा सुराख हो जाता है तो उस सुराख में से टायर का हवा फोर्सबली बाहर आ जाता है, फिर बाहर जाके वो फैल जाता है। तो इस गैस का फोर्सबली बाहर आना फ्रॉम ए होल अंडर हाई प्रेशर, इसी को हम इफ्यूजन कहते हैं। तो इफ्यूजन इज अ प्रोसेस इन विच द गैस under pressure escapes, a process in which a gas under pressure, under high pressure escapes through an orifice। orifice का मतलब हो गया hole और a hole, through a hole और through an orifice। ठीक है ना? आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने बता दिया, किसी वेसल में कभी कभी या बैलून में कभी अगर छोटा सा सुराख होगा, उस सुराख से जो गैस फोर्सबली बाहर आएगा, दैट इज इफ्यूजन। फिर जब बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद उसका भी डिफ्यूजन हो जाता है। यानी और इफ्यूजन जो है इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय डिफ्यूजन। तो अब मसला यह है कि ग्राहम्स लॉ कहता क्या है, व्हाट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। तो इसका स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखूंगा, स्टेटमेंट ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इसका स्टेटमेंट है अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर, सिंपल लॉ है, सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर the rates of diffusion, the rates of diffusion या effusion, the rates of diffusion or effusion of different gases, rates of diffusion or effusion of different gases are inversely proportional or inversely proportional to the square root of their density, to the square roots of their, to the square roots of their densities। Simple law है, under similar conditions of temperature and pressure the rates of diffusion or effusion of different gases। यानी अगर आप different gases लेंगे फिर इनकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कंपेयर करेंगे या रेट ऑफ इफ्यूजन कंपेयर करेंगे, तो ये लॉ कहता है कि ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है या रेट ऑफ इफ्यूजन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। मिसाल के तौर पर आपके पास एक गैस है ए, इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन सपोज R1 है और इसकी डेंसिटी D1 है, ठीक है ना? इसी तरह से दूसरा गैस है बी, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 है और इसकी डेंसिटी D2 है। तो एज पर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ये जो गैस ए होगा इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन R1 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली का मतलब है 1 डिवाइडेड बाय इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर रूट ऑफ इस डेंसिटी। इसका मतलब है किस तरह लेना, R1 इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/D1।
इसी तरह से गैस B जो है इसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन R2 जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/d2। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो इसका आप प्रोपोर्शनलिटी हटा के R1 इज इक्वल टू K इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ D1। इसी तरह से R2 जो है दैट इज इक्वल टू K इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ D2। अब अगर आप सपोज ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, अगर आपको इनका कंपेयर करना होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन तो जाहिर सी बात है R1/R2 इन इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कीजिए। R1/R2 इज इक्वल टू K इंटू 1/√d स्क्वायर रूट ऑफ D1 डिवाइडेड बाय K इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ D2। K और K कैंसिल होगा, यू विल गेट 1/स्क्वायर रूट ऑफ D1 इंटू 1/स्क्वायर रूट ऑफ D2। तो ये इस उल्टा हो जाएगा, ये बनेगा D2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 बाई 1 या R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2/D1। तो यहाँ पर भी यही बात पता चल जाती है, R1 ऊपर है D1 नीचे है, इसका मतलब ये हुआ R1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। R2 नीचे है D2 ऊपर है, तो R2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2। दैट मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। और आपको याद होगा पिछली दफ़ा हमने पढ़ा है कि ये जो डेंसिटी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। जिस गैस की डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उसका मॉलिक्यूलर मास भी उतना ही ज़्यादा है। तो हम यहाँ डेंसिटी के बजाय मॉलिक्यूलर मास भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बनेगा R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। ये जो M2 है इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस B और M1 जो है इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस A। तो इस तरह से ये ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास। तो ये दो लॉ हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं हैं, मगर फिर भी हमें इनके बारे में थोड़ी भी वाकफियत होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपको इन दो लॉज के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दे दी। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह कल हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।